तो जरा सोचिए कैसे चंद एलीट लोगों की कुछ अपीलों और चिट्ठियों से शुरू हुई एक बात दुनिया के सबसे विशाल और सबसे जटिल जन आंदोलनों में से एक में तब्दील हो गई। स्वागत है आपका इस ऐतिहासिक एक्सप्लेनर में। आज हम भारत के आजादी के उसी हैरत अंगेज सफर को डिकोड करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस इतिहास के पन्नों में चलते हैं। अब इस पूरी कहानी की नींव समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे 1909 में चलना होगा। अपनी किताब हिंद स्वराज में महात्मा गांधी ने एक बहुत ही गहरा विचार सामने रखा था। उन्होंने कहा था, प्रेम और दया की शक्ति हथियारों की शक्ति से कहीं अधिक महान है। सच कहूं तो ये महज एक फिलॉसफी नहीं थी, ये अहिंसक प्रतिरोध का वो ब्लूप्रिंट था जिसने आगे चलकर एक पूरे के पूरे साम्राज्य की जड़ें हिला दी। पाश्विक बल के बजाय अहिंसा, यही हमारे आज के विश्लेषण का कोर है। तो आज का हमारा रोड मैप कुछ ऐसा है। हम 25 सालों के इस बहुत ही इंटेंस इतिहास को 6 हिस्सों में समझेंगे। हम शुरुआत करेंगे इंडियन होम रूल की विचारधारा से, फिर देखेंगे कि रॉलेट एक्ट ने कैसे आग में घी का काम किया। उसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और आखिर में एक अखंड राष्ट्र बनने की वो जटिलताएं जो शायद हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं भाग 1 की, इंडियन होम रूल की विचारधारा। आखिर गांधी जी के भारत लौटने से पहले ही आजादी का ये वैचारिक ढांचा कैसे तैयार हो रहा था? आपको पता है 1909 में आई ये किताब हिंद स्वराज कोई आम किताब नहीं थी। इसे द रीडर और द एडिटर के बीच एक बातचीत के अंदाज में लिखा गया था। इसमें बहुत साफ कर दिया गया था कि भाई आजादी का मतलब सिर्फ अंग्रेजों को बाहर निकालना नहीं है, बल्कि ब्रिटिश जीवन शैली को अपनाकर भारत को इंग्लिस्तान बनने से रोकना भी है। इसमें स्वदेशी यानी पूरी तरह से आत्मनिर्भर होने और ब्रिटिश व्यापार का बॉयकॉट करने पर जोर दिया गया था। और ये विचार इतने खतरनाक साबित हुए ब्रिटिश सरकार के लिए कि 1910 में उन्होंने इसे राजद्रोही बताकर सीधे सीधे बैन ही कर दिया। आगे बढ़ते हैं भाग 2 पर, रॉलेट एक्ट कैटलिस्ट, यानी वो चीज जिसने इस आंदोलन को एकदम से भड़का दिया। जरा उस समय के हालात की कल्पना कीजिए। प्रथम विश्व युद्ध के ठीक बाद का समय, 1917 से 1919 के बीच अनाज की कीमतें 100% बढ़ गईं, मतलब सीधा दोगुना, और लोगों की मजदूरी वो मुश्किल से 20-25% ही बढ़ी। लोग सच में भयंकर आर्थिक तंगी झेल रहे थे। और इसी बीच ब्रिटिश सरकार एक ऐसा कानून ले आई जिसने आग में घी डाल दिया, 1919 का रॉलेट एक्ट। इस कानून के तहत सरकार किसी को भी बिना ट्रायल या बिना जूरी के सीधे 2 साल तक जेल में डाल सकती थी। मतलब एक तरफ पेट की भूख और दूसरी तरफ आजादी पर सीधा हमला। अब जाहिर सी बात है, ऐसे हताशा भरे और घुटन वाले दौर में जनता को किसी चमत्कार की तलाश थी। गांधी की जय के नारों के साथ आम लोगों ने गांधी जी को एक ऐसे मसीहा के रूप में देखना शुरू कर दिया जो दुश्मन के हर वार को झेल सकता था। ये मास साइकोलॉजी का एक बहुत ही फैसिनेटिंग पहलू है, जहां भारी संकट में फंसा एक पूरा देश किसी एक इंसान में अपना उद्धार करता देखने लगता है और उसे लगता है कि बस यही इंसान इस जालिम सिस्टम को खत्म कर सकता है। और यही वो तनावपूर्ण बैकग्राउंड था जो हमें ले जाता है भाग 3 की तरफ, जलियांवाला बाग हत्याकांड, एक ऐसी त्रासदी जिसने सब कुछ हमेशा के लिए बदल दिया। अप्रैल 1919 में पंजाब में हालात बहुत तेजी से बिगड़े। 6 अप्रैल को गांधी जी के कहने पर पूरे देश में एक शांतिपूर्ण हड़ताल शुरू होती है, लेकिन 10 अप्रैल को माहौल हिंसक हो जाता है। पुलिस एक शांतिपूर्ण जुलूस पर गोलियां चला देती है और गुस्से में आई भीड़ बैंकों पर हमला कर देती है। और फिर 13 अप्रैल 1919 का वो काला दिन आता है। बैसाखी के मेले के लिए जलियांवाला बाग में हजारों निहत्थे लोग जमा थे और तभी जनरल डायर वहां आकर गोलीबारी का आदेश दे देता है। 1650 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। बिना किसी वार्निंग के जनरल डायर ने अपने सैनिकों को भीड़ के उस हिस्से पर गोलियां बरसाने को कहा जहां सबसे ज्यादा लोग खड़े थे। और ये फायरिंग तब तक नहीं रुकी जब तक कि पूरे 1650 राउंड गोलियां खत्म नहीं हो गईं। ये एक ऐसा सच है जो आज भी रोंगटे खड़े कर देता है। इसके नतीजे बहुत ही खौफनाक थे। आधिकारिक आंकड़ों ने तो बस 379 लोगों की मौत और 1200 के घायल होने की बात कही। हद तो तब हो गई जब ब्रिटिश अधिकारियों ने इसे ऑर्डर बनाए रखने और लोगों में डर पैदा करने के लिए जरूरी बताकर जस्टिफाई भी किया। इस क्रूरता ने पूरे देश को अंदर तक झकझोर दिया। विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि तक लौटा दी और इस भीषण हिंसा को देखकर खुद गांधी जी को अपनी सत्याग्रह की रणनीति को रोकने और उस पर दोबारा विचार करने के लिए मजबूर होना पड़ा। अब आते हैं भाग 4 पर,
असहयोग और जन संघर्ष। 1920 के दशक में ये स्थानीय गुस्सा अब एक बहुत बड़े अखिल भारतीय जन आंदोलन का रूप ले चुका था। इस नए आंदोलन का सबसे बड़ा हथियार था सत्याग्रह। अब ये सत्याग्रह आखिर था क्या? आसान शब्दों में कहें तो सत्य की शक्ति में विश्वास। ये इस बात की जिद थी कि अगर आपका कारण सच्चा है तो बिना किसी हिंसा के सिर्फ लोगों को एक साथ लाकर ही कोई भी लड़ाई जीती जा सकती है। इसी एक आइडिया ने आज़ादी की लड़ाई को सिर्फ कागजी अपीलों से निकालकर सड़कों पर एक सक्रिय अहिंसक प्रतिरोध में बदल दिया। दिसंबर 1920 में शुरू हुए इस असहयोग आंदोलन का एक बहुत ही क्लियर स्टेप बाय स्टेप प्लान था। तर्क ये था कि अंग्रेज हम पर इसलिए राज कर पा रहे हैं क्योंकि हम उनके साथ सहयोग कर रहे हैं। तो पहला कदम क्या था? सरकार से मिले हुए सारे अवार्ड्स और उपाधियां वापस कर दो। दूसरा कदम सिविल सर्विस, पुलिस, कोर्ट और स्कूलों जैसी सरकारी चीजों का पूरी तरह बाइकॉट। और आखिरी बड़ा कदम विदेशी सामान का बहिष्कार और सिर्फ भारतीय कपड़े और चीजें इस्तेमाल करना। ये ब्रिटिश कंट्रोल को सिस्टमैटिक तरीके से तोड़ने का एक मास्टर प्लान था। वक्त के साथ आंदोलन और बड़ा हुआ। भाग 5 सविनय अवज्ञा आंदोलन। 1930 तक आते आते लक्ष्य पूरी तरह बदल चुका था। अब बात रियायतों की नहीं, सीधे पूर्ण स्वराज की थी। इस दौर की सबसे आइकॉनिक घटना थी 1930 का नमक मार्च। गांधी जी ने वाइसराय इरविन को 11 मांगों की एक चिट्ठी भेजी। इसमें सबसे बड़ा मुद्दा था नमक पर लगे टैक्स को खत्म करना। अब आप सोचेंगे, इतना बड़ा साम्राज्य और मुद्दा नमक? लेकिन असल में ये एक ब्रिलियंट टैक्टिकल मूव था। नमक एक ऐसी चीज थी जो देश के सबसे अमीर से लेकर सबसे गरीब इंसान तक हर किसी की थाली से जुड़ी थी। गांधी जी ने 78 लोगों के साथ 240 मील लंबा मार्च किया और 6 अप्रैल 1930 को समंदर का पानी उबालकर खुद नमक बनाया। इस एक शांतिपूर्ण उल्लंघन ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। अब पहुंचते हैं हमारे आखिरी पड़ाव पर, भाग 6 एक अखंड राष्ट्र की जटिलताएं। ये समझना बहुत जरूरी है कि आंदोलन बाहर से जितना विशाल दिख रहा था, अंदर से उसकी सच्चाइयां उतनी ही अलग थीं। अगर हम जमीनी हकीकत देखें तो अलग अलग लोगों के लिए इस स्वराज का मतलब एकदम अलग था। असम के चाय बागान के मजदूरों के लिए आजादी का मतलब था कि वो अपनी मर्जी से अपने गांव आ जा सकें। अवध के किसानों के लिए इसका मतलब था कि लगान कम हो जाए और जमींदारों का अत्याचार बंद हो। और वहीं दलितों और दबे कुचले वर्गों के लिए इसका मतलब था शिक्षण संस्थानों में रिजर्वेशन और चुनाव में एक अलग प्रतिनिधित्व। तो एक ही शब्द स्वराज के इतने सारे मतलब निकाले जा रहे थे। और इन्हीं अलग अलग उम्मीदों की वजह से देश के अंदर कई राजनीतिक दरारें भी उभर कर आईं। जब 1931 में आंदोलन रोका गया तो पाटीदार और जाट समुदायों को बहुत निराशा हुई। उन्हें लगा कि उन्हें बीच मंझधार में छोड़ दिया गया। डॉक्टर BR अम्बेडकर और गांधी जी के बीच अलग निर्वाचन क्षेत्रों को लेकर तीखे मतभेद हुए, जिसका नतीजा 1932 के पूना पैक्ट के रूप में निकला। और खिलाफत आंदोलन के कमजोर पड़ने के बाद वो शुरुआती हिंदू मुस्लिम एकता भी दरकने लगी थी। कांग्रेस के लिए इन सबको एक साथ बांधे रखना सच में लोहे के चने चबाने जैसा हो गया था। तो आखिर में ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है। इतने सारे मतभेदों, इतनी अलग अलग मांगों और आवाजों के बावजूद एक बंटा हुआ समाज एक ऐसे अजय स्वतंत्रता आंदोलन में कैसे बदल गया, जिसने आखिरकार इतने बड़े ब्रिटिश साम्राज्य को उखाड़ फेंका। ये सच में सोचने वाली बात है ना? इसी सवाल के साथ मैं आपको छोड़ता हूँ। इस एक्सप्लेनर में मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।